नमस्कार साथियों, मैं उमाशंकर जोशी गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर होगा वो होगा हिंदी शिक्षण विधि। सर्वे प्रश्न के आधार पर आज का विषय निर्धारित किया गया। आप सभी ने हिंदी शिक्षण विधि के टेस्ट की मांग की कि सर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बने, तो मित्रों प्रस्तुत है आज का हमारा पहला वीडियो हिंदी शिक्षण विधि पर। और मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले, प्रश्नों की चर्चा प्रारंभ करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। आइए मित्रों, आज हम सबसे पहले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है कि किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं। ध्यान से समझिए मित्रों, किसी भी अवस्था के अनुकरण को कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? पहला विकल्प है संवाद, दूसरा है नाटक, तीसरा है रूपक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, किसी भी अवस्था का जो अनुकरण किया जाता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? विकल्प नंबर 2 नाटक के नाम से जानते हैं। मित्रों, संवाद आपस में दो लोगों की बातचीत होती है और रूपक नाटक का ही एक भेद है। तो हम कहेंगे कि जो अवस्था, किसी भी अवस्था के अनुकरण को हम नाटक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नाटक। तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर होगा विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों, अब हम दूसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों, अपना दूसरा प्रश्न है कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है मित्रों, विकल्प नंबर 1 है कहानी पठन विधि, विकल्प नंबर 2 है कहानी कथन विधि, विकल्प नंबर 3 है अभिनय विधि और विकल्प नंबर 4 है चित्र प्रदर्शन विधि। तो मित्रों देखिए, ये जो विधि है ये चारों विधियां ही किससे संबंधित है? कहानी शिक्षण से संबंधित है। मित्रों, कहानी पठन यानी कहानी को पढ़ करके सुनाना, ये एक विधि होती है। दूसरा कहानी कथन, कहानी को कह दें उसके हाव भाव के आधार पर। तीसरा है उसमें कुछ अभिनय भी प्रस्तुत कर दें। लेकिन मित्रों प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि है, तो मित्रों सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? आपकी चित्र प्रदर्शन विधि, यानी कि चित्र को प्रदर्शन करके कहानी के एक एक भाग को हम प्रस्तुत करें, वह सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है हिंदी भाषा शिक्षण में, कहानी शिक्षण की। आइए मित्रों, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो मित्र देखिए, पाठ्य पुस्तक का 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष होता है और दूसरा बाह्य पक्ष होता है। यानी कि पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या क्या समाहित है ये उसका आंतरिक पक्ष है, और पाठ्य पुस्तक बाहर से कैसे दिखाई दे उसका बाहरी पक्ष है। जैसे चर्चा प्रारंभ करें। विकल्प नंबर 1 है मित्रों कि पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु विभिन्न आयु के छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों और आवश्यकताओं के अनुरूप है। तो मित्रों ये पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष है। कौन सा पक्ष है मित्रों? आंतरिक। दूसरा विकल्प है कि हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा स्तरानुसार सरल स्पष्ट होनी चाहिए। तो मित्रों ये भी आंतरिक पक्ष है, क्योंकि भाषा पाठ्य के अंतर्गत होती है, विषय वस्तु के अंतर्गत होती है, तो ये पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष है। मित्रों तीसरा विकल्प है कि पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में विषय वस्तु से संबंधित कक्षा कार्य, क्या दे रखा है मित्रों? कक्षा कार्य एवं गृह कार्य। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी पाठ्य पुस्तक होती है उसके विषय वस्तु के अंत में कक्षा कार्य यानी अभ्यास कार्य भी दिए हुए होते हैं, गृह कार्य। तो ये भी पाठ्य पुस्तक का आंतरिक पक्ष है। मित्रों चौथा विकल्प है कि पाठ्य पुस्तक की साज सज्जा आकर्षक एवं प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। तो मित्रों ये जो विकल्प नंबर 4 है, ये विकल्प नंबर 4 हमें पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष से न लेकर के कौन से पक्ष से लग रहा है? बाह्य पक्ष से। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 4। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि प्रायोजना पद्धति अर्थात प्रोजेक्ट मेथड को शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप किसने दिया? मित्रों ये जो व्यवहारिक रूप है अर्थात प्रायोजना विधि को किसने अपने व्यवहार में ढाला और कौन व्यवहार रूप में इसको प्रतिपादन जिसे माना जाता है? तो मित्रों 4 विकल्प हैं आपके, हेनरी किलपैट्रिक, वॉशिंग, स्किनर, क्लार्क तथा स्टार। तो हम कहेंगे कि विकल्प नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर 1 हेनरी किलपैट्रिक को प्रायोजना पद्धति यानी जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उसका व्यवहारिक जनक माना जाता है। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मित्रों अपना कि किसी छपी पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देखकर
हूबहू नकल करने का प्रयास किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहता है मित्रों? तो 4 विकल्प है आपके पास में, अनुलेख, प्रतिलिपि, श्रुतलेख और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखो, अनुलेख पीछे पीछे लिखना, प्रतिलेख जो हूबहू छपा हुआ है उसकी वैसे की वैसे नकल करना ही क्या कहलाता है? प्रतिलिपि यानी प्रतिलेख कहलाता है। और श्रुतलेख सुन करके लिखना होता है। प्रश्न हमारा पूछा गया था कि देख करके किसी भी गद्यांश या पद्यांश को हूबहू नकल करने का जो प्रयास होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं मित्रों? प्रतिलेख यानी प्रतिलिपि के नाम से जानते हैं। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 6 की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रश्न नंबर 6 है कि केंद्रीय भाव प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न मित्रों? केंद्रीय भाव प्रश्न। विकल्प नंबर 1 है गद्य शिक्षण में, विकल्प नंबर 2 है पद्य में, विकल्प नंबर 3 है नाटक में और विकल्प नंबर 4 है रचना शिक्षण में। तो हम कहेंगे मित्रों कि केंद्रीय भाव जो प्रश्नों का समावेश किया जाता है वो उस विषय के अंतर्गत जो सौंदर्य छुपा हुआ होता है, जो रस छुपा हुआ होता है, उस रस की अनुभूति कराने के लिए केंद्रीय भाव प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति जो होती है वो मित्रों कौन से शिक्षण में होती है? आपके पद्य शिक्षण में। इसलिए केंद्रीय भाव प्रश्नों का समावेश किसके अंतर्गत होता है? पद्य शिक्षण की पाठ्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो हम कहेंगे कि प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मित्रों प्रश्न नंबर 7 है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का क्रम होता है। यानी कि जो सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है उसमें जो छात्र अध्यापक है यानी जो शिक्षक है वो किस क्रम का प्रयोग करता है, यानी कि उसकी प्रक्रिया क्या है। विकल्प नंबर 1 है कि सबसे पहले पाठ्य योजना का निर्माण, फिर शिक्षण की समीक्षा, पुनः पाठ्य योजना, पुनः आलोचना। तो मित्रों देखिए, जब सबसे पहले जब पाठ्य योजना बनती है तो पाठ्य योजना का जो निर्माण, शिक्षण की जो समीक्षा, तो यहाँ पर पाठ्य योजना का निर्माण तो होता है सर्वप्रथम, लेकिन शिक्षण की समीक्षा नहीं होती, पहले शिक्षण कार्य होता है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 सही नहीं है। मित्रों विकल्प नंबर 2 है कि पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण, पुनः आलोचना। तो पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण, पुनः शिक्षण, तो ये पाठ्य योजना का निर्माण तक तो ठीक है, शिक्षण भी ठीक है, पुनः शिक्षण, लेकिन पुनः उससे पहले क्या होती है मित्रों? समीक्षा होती है। विकल्प नंबर 3 है कि पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण की समीक्षा, पुनः पाठ्य योजना, पुनः शिक्षण, पुनः आलोचना। तो मित्रों ये विकल्प हमें ठीक लग रहा है। अंतिम निर्णय पहुंचने से पहले हम चौथे विकल्प को भी देखेंगे। चौथा विकल्प है पाठ्य योजना का निर्माण, शिक्षण की समीक्षा। तो मित्रों हम कह रहे हैं कि इन प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3। यानी कि जब भी कोई सूक्ष्म शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो सबसे पहले उसमें पाठ्य योजना का निर्माण होता है, उसके बाद में शिक्षण कार्य होता है, शिक्षण कार्य की समीक्षा की जाती है, समीक्षा होने के बाद में जो कमियां रहती है उसको मिटा करके पुनः पाठ्य योजना बनाई जाती है, फिर पुनः शिक्षण होता है, पुनः क्या होती है? आलोचना होती है। तो मित्रों ये सूक्ष्म शिक्षण का क्या होता है? प्रयुक्त प्रक्रिया का क्रम है। तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर विकल्प नंबर 3। आइए मित्रों, अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। और मित्रों अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 है कि किस विधि में शिक्षक नाटक के सभी पात्रों के संवादों को उचित हाव भाव एवं अंग संचालन के साथ सस्वर वाचन द्वारा कक्षा में प्रस्तुत करता है? वाचन के समय आवश्यकता अनुसार कठिन स्थलों की व्याख्या भी करता है। तो देखिए मित्रों, कौन सी विधि है वो जिसमें शिक्षक नाटक के सभी पात्रों यानी शिक्षक की स्वयं सभी नाटक के जो पात्र होते हैं वो स्वयं उनका निर्वहन कौन करता है? शिक्षक करता है। उसी के आधार पर उचित हाव भाव व अंग संचालन करता है और उसी के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है। ठीक है, वाचन के समय आवश्यकता अनुसार कठिन स्थलों पर क्या करता जाता है? उनकी व्याख्या करता जाता है। तो मित्रों वो कौन सी विधि है? मित्रों ये 4 प्रणालियां हैं हमारे पास में। विकल्प नंबर 1 में कक्षा अभिनय प्रणाली। कक्षा अभिनय प्रणाली में क्या होता है मित्रों कि जो शिक्षक होता है वो छात्रों को कक्षा में ही अलग अलग पात्रों का बंटवारा कर देता है। छात्र अपने हाव भाव के आधार पर, पात्रों के हाव भाव के आधार पर भाव भंगिमाओं के साथ क्या करते हैं? वाचन करते हैं। व्याख्या प्रणाली में शिक्षक क्या करता है? उच्च स्तर पर व्याख्या करते हुए आगे बढ़ता जाता है। मित्रों आदर्श नाट्य प्रणाली जो है, इस आदर्श नाट्य प्रणाली के अंतर्गत ही शिक्षक नाटक के सभी पात्रों संवादों का उचित भाव भंगिमाओं के साथ सस्वर वाचन करता है, तब मध्य में उसकी क्या करता रहता है? व्याख्या करता रहता है। और मित्रों चौथा विकल्प है व्याख्या प्रणाली। तो हम कहेंगे कि यहाँ प्रश्न नंबर
जो 8 है उसका आंसर क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 3 की आदर्श नाट्य प्रणाली। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 9 की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों प्रश्न नंबर 9 है कि उत्तम कोटि अथवा दक्ष पाठक किसे कहेंगे? समझ में आ गया मित्रों? उत्तम कोटि का पाठक यानी कि पढ़ने वाला, यानी कि वाचन करने वाला किसे कहेंगे? जो पाठक 100 से 150 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाता है, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 2 है कि जो पाठक 300 शब्दों को प्रति मिनट पढ़ पाता है। विकल्प नंबर 3 है कि जो पाठक 80 से 100 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाता है। और विकल्प नंबर 4 है मित्रों जो पाठक 50 से 80 शब्द प्रति मिनट पढ़ पाता है। तो मित्रों उत्तम कोटि और दक्ष पाठक उसे कहते हैं जो पाठक 300 शब्दों को प्रति मिनट पढ़ पाता है, क्योंकि 100 से और 150 शब्द के जो पाठक होते हैं वो सामान्य होते हैं। क्या होता है? सामान्य। इससे नीचे के जो पाठक माने जाते हैं वो सही नहीं माने जाते हैं, मंद पाठक माने जाते हैं। और जो उत्तम और दक्ष पाठक होता है वो 300 शब्दों को प्रति मिनट पढ़ पाता है। आइए मित्रों, अब हम प्रश्न नंबर 10 की ओर अग्रसर होते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है वो प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। कौन सा कथन पूछा गया है मित्रों? असत्य, यानी कि जो सही नहीं है। पहला है कि पाठ्य योजना सफल एवं प्रभावपूर्ण शिक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। तो मित्रों ये विकल्प अपना ठीक है, ये सही कथन है। पाठ्य योजना सुविचारित मनः कल्पित होनी चाहिए। तीसरा विकल्प है पाठ्य योजना एक निर्देशिका मात्र है। और चौथा विकल्प है पाठ्य योजना में पाठ के विभिन्न भागों या सोपानों में क्रमबद्धता और सुसंबद्धता रहनी चाहिए। तो मित्रों इन चारों कथनों में ये जो विकल्प नंबर 2 है ये ठीक नहीं है, यानी कि सत्य कथन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुविचारित तो ठीक है लेकिन मनः कल्पित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य योजना मनः कल्पित यानी केवल मनोकल्पना के आधार पर पाठ्य योजना का निर्धारण नहीं कर सकते हम। तो हम कहेंगे कि इन प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? विकल्प नंबर 2। मित्रों आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद,